नमस्कार। अगर भारत में कहीं भी घूमें तो एक बात लगभग तय है, किसी न किसी शहर, किसी न किसी कस्बे में एक शख्स की मूर्ति जरूर दिखेगी। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? आज हम उन्हीं की कहानी में उतरने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। हाँ, तो सवाल यही है, क्यों? आखिर क्यों है ये मूर्तियां हर गली, हर चौराहे पर? इसका जवाब देखिए सिर्फ एक इंसान की कहानी में नहीं है। जवाब छुपा है उस बुनियाद में जिस पर आज का पूरा भारत खड़ा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी कहानी असल में एक बगावत की कहानी है, पर ये वो विद्रोही नहीं थे जिनके हाथ में हथियार हों। नहीं, इनके हाथ में थी किताबें। ये कहानी उस लड़ाई की है जो स्याही और ज्ञान से लड़ी गई, उन दीवारों के खिलाफ जिन्हें तोड़ना उस जमाने में नामुमकिन सा लगता था। अच्छा, इस लड़ाई को समझने के लिए पहले उस समाज को समझना होगा जिसमें अंबेडकर का जन्म हुआ। वो समाज जाति व्यवस्था पर चलता था, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो पैदा होते ही तय कर देता था कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा। और इस सिस्टम में सबसे नीचे, सबसे अलग थलग रखा गया था एक पूरे तबके को, जिन्हें अछूत कहा जाता था। आप जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे पढ़ने की, सीखने की इतनी लगन है, पर उसे अपनी क्लास के अंदर बैठने तक नहीं दिया जाता। उसे बाहर बाकी बच्चों से दूर बिठाया जाता है। वजह सिर्फ इतनी कि उसका जन्म एक नीची कही जाने वाली जाति में हुआ। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, नहीं, ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक क्रांति की आग भड़का दी। और शायद इसी अनुभव ने उनके मन में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी कि शिक्षा, एजुकेशन, ये सिर्फ डिग्रियां लेने के लिए नहीं है, ये तो गुलामी की जंजीरें तोड़ने का सबसे ताकतवर औजार है। ज्ञान वही असली ताकत है जो हर तरह के जुल्म से आज़ादी दिला सकती है। और फिर क्या था, उन्होंने इसी रास्ते को पकड़ लिया, और ऐसा वैसा नहीं पकड़ा। उनकी पढ़ाई का सफ़र देखिए, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़। ये बस पढ़ाई नहीं हो रही थी, ये तैयारी थी, उस लड़ाई की तैयारी जिसके लिए वो ज्ञान के सबसे बड़े हथियार इकट्ठा कर रहे थे। तो ज्ञान के इन सारे हथियारों से लैस होकर वो अपने जीवन के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे। अब उनकी भूमिका थी एक नए आज़ाद भारत के आर्किटेक्ट की, एक ऐसा देश बनाने की जिसकी नींव में ही बराबरी का सिद्धांत हो। 2 साल, 11 महीने और 17 दिन, सोचिए, लगभग 3 साल। इतना वक्त लगा उस किताब को लिखने में जिसे आज हम भारत की आत्मा कहते हैं, हमारा संविधान। और इस बहुत बड़े ऐतिहासिक काम की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और एक बात समझनी होगी, यह संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक नए समाज का मैनिफेस्टो था, एक ऐलान था। इसमें लिखा हर एक शब्द न्याय, आज़ादी, बराबरी, भाईचारा, यह हजारों साल पुरानी जाति व्यवस्था के अन्याय पर एक सीधा हमला था। ये एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। संविधान लिख देना ये तो लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। अंबेडकर ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि कागज पर कानून बना देना एक बात है और समाज की सोच बदलना वो बिल्कुल दूसरी। असली लड़ाई तो असल में अब शुरू होनी थी। तो उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों के लिए एक बहुत ही क्लियर, एक बहुत प्रैक्टिकल मंत्र दिया। 3 शब्द: शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। मतलब पहले पढ़ाई लिखाई से खुद को मजबूत बनाओ, फिर अपने हक के लिए आवाज उठाओ, आंदोलन करो, और आखिर में एक साथ मिलकर अपनी एकता की ताकत से समाज में बदलाव लाओ। और उनका काम सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने रिजर्वेशन यानी आरक्षण जैसी पॉलिसीज की पैरवी की, ताकि जिन लोगों को सदियों तक मौके ही नहीं दिए गए, उन्हें भी आगे आने का एक फेयर चांस मिले। यही नहीं, महिलाओं के अधिकारों के लिए, मजदूरों के हक के लिए उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने तो वाकई भारतीय समाज का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। अब आते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी लेकिन शायद सबसे बड़े पड़ाव पर। यहां अंबेडकर ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक बगावत का चरम था। यह उनकी जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे पर्सनल फैसला था। और इस फैसले के पीछे की वजह बहुत गहरी थी। उन्होंने उस धर्म को छोड़ने का फैसला किया जिसमें उन्हें जन्म से लेकर आखिर तक सिर्फ भेदभाव और असमानता मिली, और अपनाया उस बौद्ध धर्म को जिसकी बुनियाद ही बराबरी, तर्क और करुणा पर टिकी थी। तो ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, एक वैचारिक क्रांति। और सोचिए,
ये सिर्फ उनका अकेले का फैसला नहीं था। साल था 1956। एक ही दिन में, एक ही जगह पर करीब करीब 5 लाख लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 5 लाख। ये नंबर ही बताता है कि ये कितनी बड़ी, कितनी ऐतिहासिक घटना थी। ये हजारों साल पुरानी एक व्यवस्था को एक साथ शांति से अलविदा कह देना था। तो आखिर में सवाल आता है उनकी विरासत का, उनकी लेगेसी का। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने जो शुरू किया था वो एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जो आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। उनकी विरासत को देखें तो उसके कई चेहरे हैं। वो हमारे संविधान के पिता हैं, वो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, वो करोड़ों दलितों के लिए आज भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वो एक जबरदस्त स्कॉलर और इकोनॉमिस्ट है और एक क्रांतिकारी समाज सुधारक। सच तो यह है कि उनके काम को किसी एक खांचे में फिट किया ही नहीं जा सकता। और उनकी सोच कितनी आगे की थी, कितनी बड़ी थी, वो इस एक बात से पता चलता है। उनके लिए न्याय का मतलब सिर्फ किसी एक जाति या एक वर्ग का भला करना नहीं था। नहीं, वो कहते थे कि किसी समाज की तरक्की इस बात से नापी जानी चाहिए कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। ये था उनका एक सच्चे और बराबर समाज का विजन। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर ये मूर्तियां हर जगह क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये मूर्तियां हमें उस वादे की याद दिलाती हैं जो आज़ाद भारत ने खुद से किया था। बराबरी का वादा, न्याय का वादा। और यहीं पर यह कहानी हमें आज के सबसे बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या वो सपना जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो आज पूरी तरह सच हो पाया है? इस सवाल का जवाब